जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और आज है बुधवार और आप देख रहे हैं अनछुए पहलू। दोस्तों, आज का जो अनछुए पहलू है वो हमारा 90वां एपिसोड है। यानी अब तक आज जो है हमारा एपिसोड वो 90वां एपिसोड है। इससे पहले 89 एपिसोड आप अनछुए पहलू के देख चुके हैं मेरे साथ। और इस सब के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप साथ ना देते तो शायद हम इतने एपिसोड कंप्लीट नहीं कर पाते। चलिए, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और उसके आसपास करौली ज़िले में या क्या कुछ घटित हुआ वो तमाम खबरें लेकर के मैं आपके सामने पेश हूँ। बात करें जिला मुख्यालय से, आज जिला मुख्यालय से काफ़ी सारी खबरें हमारे पास में आई हैं। और जिला मुख्यालय से सबसे बड़ी खबर आई है सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर के गांव मलारना चौड़ में देर रात एक 16 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई। दरअसल राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो था मलारना चौड़ का, वहाँ एक नाबालिग बालिका जो थी उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। और रात 10 बजे की ये घटना थी। परिजनों को जब इसका पता चला तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मलारना डूंगर थाना पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और एक आरोपी और एक उसका सहयोगी, उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही नाबालिग को भी अपने साथ लेकर के मलारना डूंगर थाना पुलिस थाने पहुंची और बालिका का मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है। दरअसल बालिका के ताऊजी ने ये बताया अपनी रिपोर्ट में कि जब बालिका देर रात तक घर नहीं पहुंची और उसकी तलाश की गई तो संविदा पर लगे हुए जो कर्मचारी थे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, उन पर शक हुआ। और बाद में जब तफ्तीश की गई तो एक सहयोगी ने इस बात का खुलासा कर दिया। अब आगे की जांच पुलिस करेगी। अगली खबर है, दरअसल 31 अगस्त को खंडार के छाण में 2 बालिकाओं के साथ में छेड़छाड़ की एक घटना हुई थी, जिसको लेकर के कल ज्ञापन भी दिया गया था राजपूत सेना के द्वारा, करणी सेना के द्वारा। और मामला ये था कि उन दोनों बालिकाओं को जब उनके ताऊजी उनके साथ में थे, उस वक्त 2 असामाजिक तत्वों ने अश्लील हरकतें उनके साथ में की और उनको छेड़ने का प्रयास किया। विरोध करने पर उन दोनों असामाजिक तत्वों ने उन परिजनों के साथ मारपीट भी की, जान से मारने की धमकी भी दी। इस बात को लेकर के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया और उस मामले में पुलिस ने 3 तारीख को दोनों जो नामजद आरोपी है जिशान और उसका भाई, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आज उन्होंने जमानत याचिका भी लगाई, लेकिन उसको अदालत ने खारिज कर दिया। कुल मिलाकर के यह है कि दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले में जल्द से जल्द पीड़ितों को न्याय मिलेगा, ये हमें आशा है। अगली खबर, विशेष न्यायालय सवाई माधोपुर ने आज पॉक्सो मामले में सुनवाई करते हुए नाबालिग के अपहरण के 2 आरोपी जो कि संजय कॉलोनी गंगापुर सिटी के निवासी हैं, सुरेश और सुनील, उनको 7 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। ये जो मामला है ये 10 जून 2018 का है, जब दुष्कर्म की नीयत से ये दोनों जो आरोपी हैं वो पीड़िता के मकान में घुसे, उसका अपहरण करके लेके आए। और उसके बाद में जब परिजनों को इसका पता चला तो दुष्कर्म करने का जो प्रयास था उसमें तो वो नाकाम रहे, लेकिन FIR दर्ज करवाई गई थाना कोतवाली गंगापुर सिटी में। और उस पर सुनवाई करते हुए आज विशेष अदालत ने इनको 7 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा दी है। इसके अलावा 20,000 के आर्थिक दंड से भी इनको दंडित किया है। जिला मुख्यालय से एक और खबर आई है कि आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। दरअसल मुख्यमंत्री ने एक आदेश निकाला था कि हर कर्मचारी का माह में 1 दिन का पेमेंट काटा जाएगा उनकी तनख्वाह से। इसको लेकर के आज विरोध दर्ज करवाया और प्रदर्शन किया कलेक्ट्री के सामने और मुख्यमंत्री के नाम, मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन दिया गया। अब बढ़ते हैं गंगापुर सिटी के आसपास की खबरों की तरफ कि गंगापुर सिटी और उसके आसपास क्राइम में क्या कुछ घटित हुआ। तो आज गंगापुर सिटी में क्राइम की कोई रिपोर्ट नहीं है, यानी कुल मिलाकर के सब कुछ शांतपूर्ण रहा। लेकिन इन दिनों एक बात ज़रूर हो रही है, लगातार हमारे पास में थोड़ी सी जलदाय विभाग की लापरवाही को लेकर के लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं कि गंगापुर सिटी के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें इन दिनों पीने के पानी की जो सप्लाई है वो गंदी की जा रही है, यानी गंदे पानी की में आ रही है। बहुत सारी ऐसी कॉलोनी है। वार्ड नंबर 33 के मामले में मैंने आपको दिखाया था, वार्ड नंबर 13 जो है उसके मामले में ऐसा हुआ है। आज और भी एक जगह से हमारे पास फ़ोन आया था कि साहब रोज़ाना इतना गंदा पानी आता है और उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, अब उसको पिए कैसे। और इस बात का कहीं ना कहीं जलदाय विभाग को पता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि एक तो अमृत योजना का काम चल रहा है, आपको क्या लगता है पदम जी, कहाँ जाकर के थोड़ी सी लापरवाही दिख रही है जलदाय विभाग की? इसमें अभी अमृत योजना का कार्य चल रहा है और जगह जगह से क्या लाइन टूटी पड़ी हुई है और जॉइंटों का काम चल रहा है। लेकिन हम इसका कल खुलासा करेंगे उसका और बड़ा खुलासा करेंगे, आखिरकार गंदा पानी कैसे आ रहा है।
कुल मिलाकर के गंगापुर सिटी की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, और गंगापुर सिटी की बहुत सारी कॉलोनियां हैं जिनमें से लगातार गंदे पेयजल सप्लाई की जो शिकायतें हैं वो हमारे पास में आ रही हैं। चलिए गंगापुर सिटी की अगली खबर के बारे में मैं आपको बता दूं कि आज मेडिकल टीम के द्वारा विश्राम गृह यानी रेस्ट हाउस में PWD के 45 से ज़्यादा कर्मचारी और बिजली विभाग में एक्शन ऑफिस में लगे हुए लगभग 18 कर्मचारियों के आज सैंपल लिए गए जो शेष रह गए थे। बिजली विभाग के कर्मचारियों के सैंपल पहले भी लिए जा चुके हैं, लेकिन एक्शन ऑफिस में लगे हुए बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे जिनके पहले सैंपल नहीं लिए जा सके थे, तो उनके आज सैंपल लिए गए। और इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग में जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनके भी आज सैंपल लिए गए हैं। और लगातार प्रशासन इस तरह की कार्य कर रहा है कि लोगों की रैंडम सैंपलिंग करवाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब गंगापुर सिटी या आप कहें कि सवाई माधोपुर ज़िले में धीरे धीरे कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। गंगापुर सिटी की अगर हम बात करें तो अब पिछले 4-5 दिन से कोई भी नया केस पॉजिटिव नहीं आया है, अच्छी बात है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान आपको भी अभी तक करना है कि अभी आप लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। आपको अभी भी कहीं ना कहीं मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का और मेडिकल एडवाइजरी का पालन करना ही है, ताकि हम कहीं ना कहीं कोरोना को मात दें और जल्द से जल्द इस राक्षस से सबको निजात मिले। तो ये अच्छी खबर है कि लगातार कोरोना के केस घट रहे हैं और लगातार प्रशासन भी अब रैंडम सैंपलिंग करवा रहा है हर डिपार्टमेंट की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वजीरपुर से आज खबरें भेजी है हमारे संवाददाता महेंद्र जी ने, और सबसे पहली खबर थी कि हिंडौन रोड पर गौशाला और खेड़ला मोड़ के बीच में देर रात 2 बजे किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। और गश्त पर जब पुलिस निकली थी तो बीच सड़क पर उसका शव पड़ा हुआ मिला और उसकी पहचान खंडीप निवासी हरिओम मीना के रूप में हुई है। शव का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। दूसरी खबर वजीरपुर से जो आई है, हिंडौन पुलिया पर 2 बाइकों में भिड़ंत हुई जिसमें बड़ौली निवासी नमो मीना गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे गंगापुर सिटी राजकीय अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। अजय जी, कोई मेहंदीपुर बालाजी का से कोई पूछना? प्रदीप त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि मेहंदीपुर बालाजी में क्या रहस्यमयी घटना हुई जो कि कैमरे में कैद हो गई, ऐसा क्या उजाला था? बिल्कुल प्रदीप जी, ये वीडियो हमारे पास आ भी चुका है और पुलिस भी इसकी जांच कर रही है। टोडा भीम का मामला है ये, लेकिन मैंने जो हमारे वहाँ के संवाददाता हैं उनसे ये कह दिया कि इसके बारे में पूरी जानकारी आप जुटाएं, क्योंकि अधूरी जानकारी हम आपको नहीं बता सकते। बिल्कुल एक रहस्यमयी घटना हुई है टोडा भीम में, उसका वीडियो भी बना है और वो हमारे पास भी आया है, लेकिन उसके अंदर में क्या है, क्या उसका रहस्य है, ये जांचने में अभी पुलिस जुटी हुई है। टोडा भीम का ये बिल्कुल मामला है। तो ये हमारे पास में कल आ गई थी। हमारे नांदोती के संवाददाता राजेश अवस्थी ने हमारे पास में ये कल खबर भेज दी थी, लेकिन मैंने उनको कहा था कि आप इसकी पूरी डिटेल लें, पूरी जानकारी लें और उसके बाद ही इसको भेजें, क्योंकि उन्होंने जो फुटेज हमारे पास में भेजे थे वो CCTV फुटेज थे, उनमें साफ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द खुलासा करेगी कि अगर इस तरह की कोई रहस्यमयी घटना टोडा भीम में हुई है तो उसके पीछे वजूहात क्या थे और क्या उसके अंदर का रहस्य है। तो ये बात है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वजीरपुर से ही है। किसान संघ जो है उसने आज SDM वर्षा मीणा को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि वजीरपुर और उसके आसपास के जो गांव हैं उनमें इन दिनों बाजरे की फसल जो है वो खेतों में खड़ी हुई है और बाजरे की बालियों में लटका प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर के हालांकि कल हमने समाधान कर दिया था अपने कृषि वैज्ञानिकों से, हमने आपकी लाइव भी मुलाकात करवा दी थी, बात करवा दी थी और उन्होंने उपाय भी बताया था। लेकिन लगातार वो जो कीट है वो बाजरे की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है और कहीं ना कहीं किसान के लिए ये चिंता का विषय ज़रूर है। और इसे लेकर के आज ज्ञापन दिया गया है कि साहब आर्थिक स्थिति खराब होने की दशा है कहीं ना कहीं किसान की, और इसमें राहत प्रदान की जाए किसानों को और इस कीट की रोकथाम के लिए भी कोई ना कोई प्रशासन के द्वारा उपाय किए जाने चाहिए। इसके अलावा करौली जिला कलेक्टर को भी आज पांचना के पेज को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया था किसान संघ के द्वारा और तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो मामला ये भी सुलझेगा। और पांचना का जो मुद्दा है वो लगातार हम भी उठा रहे हैं और जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उनसे लगातार हमारी बात हो रही है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पांचना का जो पेच है वो सुलझ जाएगा और जो गांव अभी तक इस पानी से वंचित है उनको भी ये पानी मिल पाएगा। एक वार्ड नंबर के 45 के लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ वार्ड नंबर 45 की समस्या क्या? हाँ, वार्ड नंबर 45 का आज भी मेरी बात हुई थी और वो लोग SDM साहब से मिले भी थे, लाल सिंह जी सैनी। बिल्कुल मेरी बातचीत हुई है और इस बारे में मैं जल्दी आपको कोई ना कोई खबर दूंगा कि वार्ड नंबर 45 में आज हमारी बात ज़रूर हुई थी दिन में।
जो वार्ड नंबर 45 के कुछ बाशिंदे आए थे तो उन्होंने कहा था कि सब हम एसडीएम साहब से मिल लें। तो मैंने भी उनको ये सलाह दी थी कि बिल्कुल आप मिलिए और एसडीएम साहब से एक बार चर्चा ज़रूर कीजिए कि सर आपने आश्वासन तो दिया है लेकिन स्थिति अभी भी यथावत बनी हुई है, मतलब लोगों के आने जाने का जो रास्ता है वो अभी तक उन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं उम्मीद ये करते हैं कि 1-2 दिन में ये इस कहानी का पटाक्षेप ज़रूर हो जाएगा उन लोगों को, क्योंकि रास्ता देखिए, रास्ता मिल तो चुका है, आश्वासन भी प्रशासन ने दे दिया है, प्रशासन ने जो वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी वो भी कर दी है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कल हो जाएगा उसका कुछ ना कुछ निस्तारण। तो ये खबरें थी, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज नहीं थी। अब बात करेंगे हम अपने किसान भाइयों से। ग्रामीण क्षेत्र के में रहने वाले किसानों की जो सर्वाधिक आबादी है उनको लेकर के हमारी जो चिंताएं हैं वो लगातार वाजिब हैं और बढ़ती भी जा रही हैं कि किसानों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं सर जिन पर प्रशासन का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों से मैं कुछ निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि एक तो आप कोशिश ये करें, मेरा एक निवेदन है आप सभी से कि अपनी ग्राम पंचायत के प्रत्येक सरपंच को आप जाकर के ये कहें कि साहब वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल से जुड़ें। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपकी ग्राम पंचायतों की जो समस्याएं हैं वो आप सीधे हम तक भेज सकें, और दूसरी बात कि हम सरपंचों से सीधा संपर्क कर सकें, हम आपकी हेल्प कर सकें। इसलिए आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने गांव के जो सरपंच हैं उनसे कहें कि साहब आप जी न्यूज़ पोर्टल को या गंगापुर सिटी पोर्टल को सब्सक्राइब करें, जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें ताकि आपकी और हमारी बीच की जो दूरी है वो कम हो सके और हम आपकी समस्याओं को बड़े लेवल पर उठा सकें। दूसरी बात और मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों से कि हम दिन भर खबरें देते हैं, क्राइम की भी देते हैं, पॉलिटिकल भी देते हैं, एजुकेशन वाली भी देते हैं, स्पोर्ट्स की भी देते हैं। दोस्तों, क्राइम की खबरों में इन दिनों जो इजाफा हुआ है वो गांवों से ऐसी खबरें आ रही हैं, खेत की घास काटने की बात को लेकर के, सिंचाई को लेकर के, खेतों की मेड़बंदी को लेकर के, इनको लेकर के इतनी ज़्यादा क्राइम खबरें आ रही हैं कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कितना संघर्ष करके, कितना तप करके आप लोग अनाज के 4 दाने पैदा करते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचिए, आप छोटी छोटी बातों पर जब लड़ते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने में निकल जाती है और पैसे की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। सर, इस तरह गाँवों का विकास नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जितने भी किसान हैं और जो हमारे इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन ये है कि गाँवों में विकास करना, जागरूकता लाना, गाँवों में हर चीज़ का एक नई से नई चीज़ें गाँव में आएँ, इसके लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा। पहले की तरह जो चौपाले पर बैठा करते थे, बिल्कुल बिल्कुल अपनी समस्या का समाधान करें, लड़े नहीं और एक दूसरे की समस्या का समाधान। कल जलोखरा वाली घटना थी, रामगढ़ मुराड़ा वाली घटना थी। आप देखिए, छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं गाँवों में और लोग आकर के यहाँ अस्पतालों में भर्ती हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस अपना काम शुरू कर देती है और फिर नतीजा क्या निकलता है? कोई नतीजा नहीं निकलता। सर, मेरी आप सबसे ये अपील है कि अगर गाँव में छोटे मोटे मुद्दे हैं, मसले हैं, तो प्लीज़ हर सप्ताह आप गाँव में चौपाल का आयोजन कीजिए। जो गांव के अनुभवी लोग हैं उनके अनुभव लीजिए, युवाओं से जो नई तकनीक है उसकी जानकारी लीजिए। कमेटी बनाए गांव की, बिल्कुल जो बनाए इसी तरह से। खेती बाड़ी में आप क्या कुछ नया कर सकते हैं, इसके बारे में अपना दिमाग लगाइए, बेवजह उलझने से। और एक बात और, ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ होती हैं वो दौड़ को लेकर के होती है। साहब इसने मेरे खेत की मेड़बंदी ये कर दी, वहाँ से ये कर दिया, वहाँ से ये कर दिया। सीधा सा एक तरीका है सर, हर 2 साल में या 3 साल में आप अपनी ज़मीन का सीमा ज्ञान करवाइए और ये आपका अधिकार है, पटवारी इनकार नहीं कर सकता। जब मई जून में आपके खेत खाली पड़े हों तब आप एक एप्लीकेशन दीजिए, पटवारी आपके खेत के सीमा ज्ञान करेगा। आपकी ज़मीन अगर किसी के पास है तो वो मिल जाएगी और अगर आपके पास किसी की ज़मीन है तो वो उसे मिल जाएगी। झगड़ों की जो जड़ें हैं ना सर, इनको ख़त्म करें और जो स्वार्थ है ना ये बंद करें साहब, क्योंकि अगर गांव के किसान को तरक्की करनी है, गांव के किसान को, वरना सरकारें कितने बड़े दावे कर लें साहब कि आपकी इनकम हम दुगनी कर देंगे, एमएसपी रेट ये बढ़ा देंगे, वो कर देंगे। सर, कुछ नहीं होने वाला है इनसे। दूसरी बात, हर्बल खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, यानी केमिकल का कम से कम यूज करें। आप अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए डीएपी का, केमिकल का जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, आप शायद ये भूल रहे हैं कि ज़मीन तेज़ी से कम होती जा रही है, उत्पादन भी तेज़ी से कम होता जा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल यूज़ करने की वजह से अब ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति है वो घट गई। ज़मीन में जो उपजाऊपन होना चाहिए था वो अब नहीं रहा। सरकार ने इतनी योजनाएं आपके लिए बना रखी हैं लेकिन उनकी जानकारियाँ आप तक नहीं पहुँच पाती, तो फिर आप उनका फ़ायदा उठाएंगे कैसे? तो कुल मिलाकर के यह है
कि इन बातों पर आपको बैठ करके गौर करना पड़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा जी न्यूज़ पोर्टल से जुड़िए, क्योंकि हम भी समय समय पर आपके मुद्दे, आपकी समस्याओं को उठाते रहेंगे और जो हमारी तरफ से प्रयास होगा करने का वो ज़रूर हम आप लोगों के लिए करेंगे, क्योंकि किसान जो पूरी दुनिया का पेट भरता है वो खुद भूखा रहता है सर। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हम दावे वादे कितने ही बड़े कर दें साहब और कितना ही हिंदुस्तान को डिजिटल बना दें, लेकिन जब तक भारत का किसान अगर समृद्धशाली नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी समृद्धशाली नहीं हो सकती और ये देश भी समृद्धशाली नहीं हो सकता। क्योंकि गांधी जी ने कहा था ना कि अगर हिंदुस्तान को देखना है, हिंदुस्तान की आत्मा को देखना है तो गाँवों में जा करके देखो। तो हिंदुस्तान की असली आत्मा गाँवों में रहती है और अगर गाँवों में इस तरह के क्राइम केसेज बढ़ते जाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, शहर में और गाँवों में फ़र्क क्या रहा। कि किसान भाइयों की फसल नहीं होती। हाँ, इतना पैसा आप केसों में, इलाजों में लगा देते हैं। तो ये जो खेतों का मुद्दा है, घासों का मुद्दा है और इन चीज़ों पर जब आप लड़ते हैं तो ये अच्छा नहीं है। दूसरी बात, कानून पर भरोसा ज़रूर रखें। गाँव में समझौते के साथ में आपस में मिल करके किसी समस्या का समाधान करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अब बात आती है कल बताई हुई दवाई के बारे में। तो मैंने जिन किसानों ने आज भालपुर से जो सरपंच हैं उन्होंने भी हमारे पास में भेजी थी समस्या कि साहब हमारे यहाँ भी ये समस्या है, तो मैंने भालपुर सरपंच जी को उन दवाइयों की फ़ोटो भी भेज दी और उनको प्रयोग करने की विधि भी भेज दी। आज फिर हमारे पास मैसेज आया कि साहब लोगों का ये कहना है कि एक तो ये दवाई बहुत जहरीली है, इससे बीज भी जहरीला हो जाएगा और जो हमारा चारा है वो भी जहरीला हो जाएगा। दूसरी बात कि फसल 8 से 10 फीट की हो चुकी है, अब उस पर स्प्रे कैसे किया जाए। तो इन दोनों समस्याओं का समाधान भी मैंने वैज्ञानिकों से बात करने के बाद में, कृषि वैज्ञानिकों से बात करने के बाद में आपको फॉरवर्ड कर दिया है आपके व्हाट्सएप नंबर पर। जिन किसानों ने मेरे पास भेजा था उनके ही व्हाट्सएप नंबर पर मैंने ये भेज दिया है, क्योंकि गंगानगर में और जोधपुर साइड भी ये मामला हुआ है अभी हाल ही में और उन किसानों को इस बीमारी से राहत मिली है। और रही बात जहर की, तो सर हर केमिकल, हर दवाई जहर है, लेकिन अब इसको रोकथाम अगर करनी है तो उपाय तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना आपकी पूरी फसल चौपट होकर के रह जाएगी और आपकी पूरी मेहनत जो है ना वो पानी में मिल जाएगी। तो कोशिश करें। और एक बात और मैं बता दूं, मैंने खुद ने नियाम से एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग की थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर से, और वहाँ हमें एक चीज़ बताई गई थी कि फसलों का या बीजों का बीजोपचार कैसे किया जाता है। कई बार देसी नुस्खे जो है ना सर वो भी बड़े काम आते हैं। हमारे सबके घर में छाछ होती है और गाँवों में नीम खूब होता है। नीम की जो निमोड़ियाँ होती है ना, उनको अगर आप मटके में 5 से 7 दिन छाछ में भिगो दें, नीम की निमोड़ियों को, उनको उसमें सलने दें, गलने दें, उसके बाद में उस छाछ को आप 5-7 दिन बाद में छान करके अलग निकाल लें। और जो छाछ आपने निकाली है उस छाछ में आप जो बीज हैं उनको भी बीजोपचारित कर सकते हैं, यानी उनको आराम से उसमें डाल करके और फिर उसके बाद में आप सूखने के बाद में उनको बो सकते हैं। दूसरी बात, इस छाछ का भी आप स्प्रे इन दवाई के रूप में इन कीड़ों के ऊपर कर करके देख सकते हैं। अगर फ़ायदा मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है साहब, इससे सस्ती दवाई क्या होगी। नीम की निमोड़ियाँ उनको छाछ में भिगो दीजिए और 6 दिन 7 दिन गलने के बाद में जब वो निकल करके सामने आएँ तो उस छाछ का अगर आप स्प्रे करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़रूर, देखो नुकसान, अगर फ़ायदा नहीं होगा मान लीजिए तो नुकसान भी नहीं होगा। हमारे देसी नुस्खे हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं, इनको करने में कोई बुराई नहीं है। तो कुल मिलाकर के किसानों को एक्टिव होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और अपने स्वार्थ की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी साहब। और हम जब भी रोज़ लाइव करते हैं ना, पता नहीं क्यों प्रशासन चिढ़ता तो नहीं है अपन से, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन वो डेली की डेली लाइट की समस्या चलो ही रहती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब एक और बड़ा मुद्दा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और वो है बैंकों का मुद्दा। इन दिनों बैंकों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं साहब। लगातार हमारे पास में ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि गलत मोबाइल नंबर के आधार पर, गलत आधार कार्ड के नंबर के आधार पर लोगों के खातों से पैसे निकल रहे हैं। दूसरी बात कि जब कंज्यूमर वहाँ जाता है, अपनी शिकायत दर्ज करवाता है तो उसके साथ व्यवहार भी ठीक नहीं किया जाता, उसकी सुनवाई भी नहीं की जाती। आज इसी तरह के एक मामले में हम भी गए थे और वहाँ सुनवाई भी हुई और जो कंज्यूमर थे उनके मामले का निस्तारण भी हो गया। कुल मिलाकर के ये है कि इन दिनों एक घटना और घट रही है, लूट की वारदात। पैसे लेकर के आप निकले, बैग में चीरा लगाया, पैसे पार, या कोई लूट करके ले गया। जितने भी वृद्ध हैं और वो अपनी वृद्धावस्था पेंशन या कोई भी पेंशन लेने जाते हैं तो मेरी एक सलाह ज़रूर है कि घर के बुजुर्ग के साथ घर का कोई एक परिजन ज़रूर साथ में जाए। ये बहुत ज़रूरी है एहतियातन, ताकि उनके साथ कोई इस तरह की कोई घटना ना हो, कोई दुर्घटना ना हो।
दूसरी बात, अपने पिन नंबर हैं, बार बार आरबीआई आपको गाइडलाइन देता है कि सर अपने पिन नंबर हैं, अपने आधार कार्ड हैं, पैन कार्ड नंबर हैं, ये किसी के साथ बेवजह शेयर ना करें। इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी गिरता है, ये ध्यान रखिए। आपको लोन लेने में भी परेशानी आएगी। तो ये जो छोटी छोटी जानकारी है, इनका आप ज़रूर ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूं कि आप कहीं ना कहीं सुरक्षित भी रहेंगे और आपका जो पैसा है वो भी सुरक्षित रहेगा। रही बात बैंकों की कार्यप्रणाली की, तो इस पर लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार बैंकों में हम जा भी रहे हैं। ब्रांच मैनेजर और उनके कर्मचारियों को इस बात के लिए हम निवेदन भी कर रहे हैं कि सर प्लीज़, हम समझते हैं आपके पास काम ज़्यादा है, लेकिन एक तरफ तो सरकार कह रही है कि साहब डिजिटल इंडिया बन गया, लेकिन दूसरी तरफ ये जो घटनाएं हैं ये अब लगातार क्यों बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवहार भी सुधारना पड़ेगा और बिल्कुल कूल माइंड के साथ अगर विभाग के कर्मचारी काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बार सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ठगी का मामला बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमारा सभी से लोगों से निवेदन है कि बचने के लिए किसी तरह का राशन दिलवाने के नाम पर या खाद्य सामग्री, हाँ बिल्कुल, आपको कोई भी ऐसा आता है ना, या इसका टावर लगवाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी बहुत हो रही है, इनमें नहीं फंसे लोग बाग। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप है ना अपने संज्ञान में लें और सतर्क रह करके इन चीज़ों के बारे में डिसीजन लें सर। अपनी जीवन भर की जो कमाई है उसको इस तरह जाया तो नहीं कर सकते हम। और हाँ, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहें। अगर आपके खाते से गलत प्रकार से किसी ने पैसा निकाला है, किया है, तो तुरंत आप इसकी शिकायत दें और कार्रवाई करें। थोड़े दिन का मामला बताता हूँ आपको। पावर हाउस में एक कर्मचारी है, खान साहब, ड्राइवर गाड़ी के, 2 लाख रुपए अपने बच्चे की शादी के लिए रखे हुए थे। 1 मिनट में इनके 2 लाख रुपए गए। बैंक से एक फ़ोन आया, फर्जी फ़ोन आया कि भैया तुम्हारा एटीएम बंद हो चुका है, अगर सही करवाना हो तो आप हमें बताएं। उन्होंने कि भैया सही कर दे, तो उन्होंने सारी प्रक्रिया बता दी उसको और तुरंत आधे घंटे में 2 लाख रुपए गए उनके। और आज तक उनका कोतवाली थाने में रिपोर्ट भी दर्ज होगी, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। कुल मिला करके इस तरह के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है सर। किसी के बेवजह के लालच में ना पड़ें। और बैंक किसी को भी फ़ोन नहीं करता है आपकी जानकारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आरबीआई बार बार इन चीज़ों को बताता है आपको। बंद हो गया कि ये हो गया कि वो हो गया, एटीएम कभी भी बैंक वाले, कभी अधिकारी आपको फ़ोन नहीं करेंगे आपको। चलिए, और एक बात बिल्कुल ये सही बात है कि अगर एक बार पैसा आपका चला गया ना तो वापस आने के चांस नहीं है साहब। तो अपनी जो मेहनत की गाड़ी कमाई है उसकी सुरक्षा करना भी कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, आप भी जानते हैं इस बात को, भारत धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है, तो सिस्टम को भी अपडेट होने में वक्त तो लगेगा। हम भी इतनी जल्दी इस नहीं सुधरने वाले हैं और कहीं ना कहीं विभाग भी इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाला है। तो दोनों को सामंजस्य तो बैठाना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और दोस्तों, इन दिनों एक राष्ट्रीय अखबार के मेन पृष्ठ पर नशे के खिलाफ एक बहुत शानदार अभियान चलाया जा रहा है और मैं उस खबर को बहुत शिद्दत के साथ पढ़ता हूँ। और इस खबर को, नशे के खिलाफ जो खबरें हैं, इनको भी हम लगातार जी न्यूज़ पोर्टल से दिखाते आ रहे हैं कि गंगापुर सिटी में भी नशे का जो कारोबार है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। थाना कोतवाली पुलिस जो है वो भी अब सक्रिय नज़र आ रही है और लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और बहुत सारे गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो रही हैं। भरतपुर के जब आईजी साहब आए थे तो सबसे पहले हमारा सवाल यही था। बिल्कुल, हमने नशे को लेकर के ही उनसे सबसे पहला सवाल किया था और कहीं ना कहीं पुलिस उसको लेकर के एक्शन के मूड में है और कर भी रही है गंगापुर सिटी में कार्रवाइयाँ। लेकिन मैं उस राष्ट्रीय अखबार को भी सलाम करता हूं कि वो, उनके जो पत्रकार हैं वो लगातार पश्चिमी राजस्थान में बहुत सारा ऐसा एरिया है जिसकी सीमाएं पंजाब से लगती है और पंजाब नशे का गढ़ रहा है सर। कभी आज भी वहाँ नशे का जो कारोबार है वो फल फूल रहा है और उससे जब सीमाएं मिलती हैं तो श्री गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर वाला जो एरिया है उसमें भी नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और कहीं ना कहीं अब इस पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि आने वाली युवा पीढ़ी जो है ना वो इससे कहीं ना कहीं पतन की ओर और ख़ात्मे की ओर जा रही है। अब बात करते हैं शिक्षा विभाग से। लगातार हमारे पास में भी मैसेज आ रहे थे, सर शिक्षा विभाग से क्या खबर है, तो बहुत सारी अच्छी खबरें हैं शिक्षा विभाग से। और सबसे पहली खबर तो ये है, राजस्थान यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर की एग्ज़ाम के जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिए हैं कॉलेज के, तो इनको आप देख सकते हैं, हमारे पेज पर भी हमने डाल दिए हैं। दूसरी बात, स्कूल खुलने के बारे में लगातार लोग पूछ रहे हैं साहब कि स्कूल कब खुलेंगे। 21 सितंबर से 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत की खबर आई है कि अभिभावकों की सहमति से वो स्कूल जा सकते हैं। उसका परफॉर्मा भी आ चुका है, किस तरह का वो सहमति पत्र होना चाहिए वो हमारे पेज पर है, हम जल्दी ही डाल देंगे उसको, वो भी आ गया। तो 21 सितंबर से कहीं ना कहीं ये है कि वो शुरू हो जाएगा। और ये भी सुनने में आया है कि 1 अक्टूबर से कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट अब शुरू करने जा रही है, क्योंकि ज़िंदगी को देखो सामान्य तो होना है और धीरे धीरे ये सारे काम होने वाले हैं। जब आप नीट की, IIT जैसी बड़ी एग्ज़ाम्स करवा रहे हैं तो स्कूलों का जो मामला है, कॉलेज का जो मामला है, उसको भी अब कहीं ना कहीं सरकार शुरू करने के मूड में है पूरी तरीके से और वो शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा
और कोई बड़ी खबर नहीं है। पंचायत चुनावों की बिगुल बजी चुका है। अब गाँवों की सरकारें चुनी जाएंगी। आचार संहिता लागू हो चुकी है। सरकारी अधिकारियों की और कर्मचारियों की छुट्टियां जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं और गाइडलाइन जो है उसकी वो भी जारी कर दी है निर्वाचन आयोग ने। तो बहुत जल्दी ये चुनाव होने वाले हैं और इनका बिगुल बज चुका है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की खबरों की। और राष्ट्रीय स्तर पर एक खबर जो थी उसने सबको आकर्षित किया है और वो 2-3 दिन से लगातार ट्रेंड कर रही है और आज उसने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी। और खबर थी कि उद्धव के अंगना और आग लगा रही है कंगना। यानी ये ऐसी खबर है कि कंगना राउत ने कहीं ना कहीं उद्धव सरकार को हिला करके रखा है। संजय राउत के बीच में और कंगना के बीच में जो हॉट टॉक चल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और अब इसमें कहीं ना कहीं राजनीति पर इसका प्रभाव जरूर पड़ने वाला है, क्योंकि उद्धव सरकार जो है वो मिलीजुली सरकार तो है शिवसेना की, लेकिन भाजपा के साथ नहीं मिली हुई है। एनसीपी के साथ उसका गठबंधन है। अब शरद पवार का क्या एक्शन होगा इस मामले में वो देखना पड़ेगा। और ये जो घटना है ये कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करेगी। दूसरी बात, कंगना को करणी सेना का भी समर्थन मिला है, तो विप्र सेना का भी समर्थन मिला है। उन्होंने भी बिल्कुल दी जान से समर्थन किया है। और करणी सेना के जो सैनिक सदस्य हैं वो तो आज मुंबई एयरपोर्ट पर भी पहुंच गए, क्योंकि कंगना के घर को शिव सैनिकों ने पूरी तरह तोड़फोड़ दिया, नष्ट कर दिया। और इसी समय कंगना का बड़ा चौंकाने वाला और दिलेर बयान भी आया कि जिस तरह आपने हमारा जो घर तोड़ा है, उम्मीद करते हैं इसी तरह उद्धव का अभिमान भी या घमंड भी एक दिन टूटेगा। तो कुल ये खबरें जो हैं वो ट्रेंड कर रही हैं और देखते हैं आने वाले समय में इनका राजनीतिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और कहाँ कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं। रही बात कोरोना की अपडेट की, तो देखिए सतर्क आपको रहना है, प्रशासन का सहयोग करते रहना है, मेडिकल एडवाइजरी का पालना आपको ज़रूर करनी है। इसमें अभी हम लापरवाही नहीं बरत सकते जब तक कोई वैक्सीन बाजार में नहीं आ जाती है। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा जी, एक जो कोरोना पॉजिटिव में जो मौत हो जाती थी पॉजिटिव की, अब उसमें नियम में परिवर्तन भी किया गया है। उसके नियम में परिवर्तन हुआ है कि अब उसका शव परिजनों को मिल जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति का शव जो है वो परिजनों को नहीं दिया जाता था, लेकिन अब उसका शव जो है वो परिजनों को दे दिया जाएगा। तो एक ये सबसे बड़ा परिवर्तन। लोगों में तरह तरह की अफवाह थी कि उनके बॉडी के अंगों को निकाल दिया। हाँ, ये देखिए, ये अफवाहों का बाजार तो हमेशा हिंदुस्तान में अपने उरूज पर रहा है कि साहब वो इसलिए नहीं देते कि साहब उनके बॉडी पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है साहब, जो संक्रमित है उसके पास जाना कौन पसंद करेगा। तो बस वो एक मामला था, लेकिन अब सरकार ने इसमें परिवर्तन कर दिया है और अब परिजनों को वो शव सौंपा जा सकता है। तो इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। मौसम की अगर बात करें तो गर्मी ज़बरदस्त है सर, और बारिश का इंतज़ार ज़रूर है लोगों को, लेकिन अब उम्मीद धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग का भी ये कहना है कि अब कहीं ना कहीं जो मानसून है वो विदा ले रहा है हमारे यहाँ से। लेकिन जयपुर में कल अच्छी बरसात हुई थी कुछ जगहों पर, और आज उम्मीद आज भी थी। गंगापुर सिटी में बादल अच्छे घिर आए थे, लेकिन बिना बरसे चले गए कम वक्त। चलिए, निराश जरूर किया, लेकिन जी न्यूज़ पोर्टल को आप लगातार देखते रहें, हमारी जो खबरें हैं उनको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, फॉलो ज़रूर करें हमारे पेज को। और ये आज हमारा 90वां एपिसोड था, यानी बहुत जल्दी अनछुए पहलू का शतक पूरा होने वाला है। और इन पूरे 90 एपिसोड की बहुत सारी यादगार झलकियाँ भी हम आपको जी न्यूज़ पोर्टल पर दिखाने वाले हैं। और मुझे, मेरी टीम को आप लोगों ने जितना प्यार, जितनी शुभकामनाएं दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बिना आपके शायद एक कदम भी चलना मुश्किल था हमारे लिए, लेकिन आपका साथ रहा तो 90 कदम तो चल लिए। देखते हैं कितने कदम और आगे चलते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सतर्क रहिए और हर खबर पर हमारी नज़र है पैनी, और मुद्दों को हम छोड़ते नहीं हैं, उठाते रहेंगे। और देखते हैं कल फिर कौन सी एक बड़ी खुलासे के साथ और किस लाइव के साथ हम आपके साथ उपस्थित होते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।